हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग सीखेंगे बेहतरीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के SF6 का मैंने एमओ डायग्राम आपको बताया था। SF6 ये नॉन मेटल का ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है। इसका एमओ डायग्राम मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए। मेरी जो सबसे पहली वाली वीडियो थी वो इसी की थी। इसका मैंने एमओ डायग्राम आपको सिखाया था, लेकिन आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जबरदस्त बातें बताऊंगा। बिना समय गंवाए इसको खेलते हैं, इसको सीखते हैं दोस्तों। और ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मैंने सवाल दिया था इस पर। मैंने आपसे पूछा था, याद कीजिए, मैंने एक जबरदस्त सवाल दिया था MnO4 का। MnO4 नेगेटिव में जो कलर है, इसमें जो कलर है, इस कलर की वजह क्या है, किस ट्रांजिशन की वजह से ये पर्पल कलर का होता है, ये मैंने आपसे पूछा था। ये दिलचस्प सवाल था, इसी का आज मैं एमओ डायग्राम के जरिए आपको उत्तर दूंगा। सो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए। जबरदस्त खेल आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं करूंगा क्योंकि लंबी वीडियो ना आप देखते हैं, ना आप शेयर करते हैं, ना आपके बस की बात है। कोई नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से जो आपके लिए सटीक बात है, जो आपके काम की बात है, मैं केवल उतनी ही बात करूंगा। आप दिल थाम के बस जुड़ जाइए। चलिए, हम लोग जब भी कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि दुनिया में जितनी भी इंटरेक्शन होती है वहां पर ऑर्बिटल्स का लेना देना जरूर होता है, ऑर्बिटल्स का व्यापार जरूर होता है, ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन जरूर होती है, ऑर्बिटल्स में आपस में ओवरलैपिंग जरूर होती है। तो इसलिए ऑर्बिटल्स के नजरिए से इसे देखना बेहद जरूरी है, डायग्राम के फॉर्म में इसे देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि डायग्राम ही आपको बताएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। मॉलिक्यूल के या फिर कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है। ना ही वीबीटी है, ना ही वीबीटी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकती है, और ना ही सीएफटी थोड़ा बहुत करती है, लेकिन इसमें भी रिफाइनमेंट्स की जरूरत है, और इसके लिए आपको एमओटी की तरफ तो जाना ही होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये प्योरली क्या है, इट इज प्योरली आयनिक एंड इट इज प्योरली कोवेलेंट। और हम जानते हैं इंटरेक्शन तो ना ही प्योरली कोवेलेंट है, ना ही प्योरली आयनिक है। तो इसके लिए हमें तो भैया इंटरेक्शन में जाना ही होगा, ऑर्बिटल्स के साथ खेलना ही होगा, आपको समझना ही होगा ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपकी हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास को समझने में, पहली बात। दूसरा, उनके मैग्नेटिज्म को समझने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक क्लास और लूंगा, इसका मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करूंगा, इसी का मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करूंगा। इसका मैग्नेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करूंगा दूसरे क्लास में, और बताऊंगा कि क्या होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का इफेक्ट मैग्नेटिज्म पर। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट ऑन मैग्नेटिज्म ये बताऊंगा, पहला, जिसे आप फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट ये भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आप टेंपरेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, टेंपरेचर TIP भी बोलते हैं, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको केवल तभी समझ में आएंगे जब आप MnO4 नेगेटिव या फिर इस तरह की स्पीशीज का सबसे पहले तो MOD समझ लें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ लें। और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट, इसी MOD से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज और रिएक्टिविटीज। होमो ल्यूमो का कॉन्सेप्ट यहीं से तो आता है यार, होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, फ्रंटियर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे, काइनेटिक्स यहीं से एक्सप्लेन होगी। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज जैसे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, कौन सा रूल फॉलो करता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इन सब बातों को अपन सीखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले तो जब भी कभी आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो उससे पहले आपको क्या चाहिए होता है? उससे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे एक ABN टाइप मॉलिक्यूल का MOD खींचना है, एक MOD बनाना है।
तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम है ए इज सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के पास किस सिमेट्री के एओज हैं मुझे ये पता होना चाहिए, सिमेट्री ऑफ एओज मुझे ये पता होना चाहिए, इसके जो एओज हैं उनकी सिमेट्री पता होनी चाहिए, मतलब इंटरेक्शन के लिए इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल है, अब मुझे उनकी सिमेट्री पता होनी चाहिए, वो ऑर्बिटल्स मुझे पता होने चाहिए। और जो साइड एटम्स हैं, जहां यहां पर कौन है, बी साइड एटम्स हैं, क्या है ये साइड एटम्स है, साइड एटम, इनमें बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं उनका हमें एलजीओ बनाना आना चाहिए, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हमें इनके बनाने आने चाहिए, लिगेंड सिमेट्री ऑर्बिटल्स हमें बनाने आने चाहिए, या फिर टर्मिनल एटम सिमेट्री ऑर्बिटल्स हमें बनाने आने चाहिए, तभी दरअसल हम एमओडी बना पाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स की। तो ये कैसे बनेंगे, ये एलजीओज कैसे बनेंगे, ये टीएसओज कैसे बनेंगे, अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो फिर आप बहुत आसानी से, बहुत बेहद आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का उसकी ज्योमेट्री जानते हुए, ज्योमेट्री पहली चीज है कि ये तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, मतलब ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर है ज्योमेट्री, या फिर टेट्राहेड्रल है, या फिर और जितनी भी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, आपको पहले वो पता होनी चाहिए कि किस तरह से सेंट्रल एटम को साइड एटम्स अप्रोच कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, इसके बाद आपको ये पता है कि सेंट्रल एटम पर किस सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, और अगर आपको एलजीओज बनाने आते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से दुनिया में किसी भी मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए एलजीओज सीखते हैं, एलजीओज क्या होते हैं, व्हाट आर एलजीओज। एलजीओज बताने का मेरा बिल्कुल मूड था नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको एलजीओज क्या होते हैं। कुछ नहीं है, केवल फेज कॉम्बिनेशन है। साइड एटम्स पर जो बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे हैं, सेंट्रल एटम से ये साइड एटम बॉन्डिंग करने के लिए आते हैं ना यार, ये साइड एटम्स जो हैं, ये साइड एटम, ये जो साइड एटम है, ये सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे हैं। इन पर बॉन्डिंग के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, बी की बात कर रहा हूं मैं, केवल बी की बात कर रहा हूं, बी की चर्चा कर रहा हूं, बी की जो साइड एटम है, इनमें इन साइड एटम्स पर बॉन्डिंग के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 2s 2p 3d 3p जो भी हैं, जो इन पर अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, उनका जस्ट फेज कॉम्बिनेशन साइड एटम्स पर बॉन्डिंग के लिए या इंटरेक्शन के लिए, जुड़ने के लिए, बॉन्डिंग के लिए या फिर इंटरेक्शन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल हैं, सब पर अवेलेबल होते हैं, सब में ऑर्बिटल्स तो सब नहीं होते हैं ना यार। इंटरेक्शन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उन ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फेज कॉम्बिनेशन। जैसे इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप पानी, तो पानी में सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन है, साइड एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आपको एलजीओ बनाने, तो एलजीओ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाइड्रोजन पर बॉन्डिंग के लिए कौन-कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल, सर हाइड्रोजन तो ले दे के एक ही होता है सर, तो 1s ही होता है सर 1s है, इसमें तो केवल 1s है, इसमें भी 1s है। बस आप क्या करें, जो अवेलेबल जो बॉन्डिंग के लिए, इंटरेक्शन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, उनका बस फेज कॉम्बिनेशन कर दीजिए, तो फिर होगा क्या, 1s ऐसा दिखता है, इसका भी 1s ऐसा दिखेगा, फेज कॉम्बिनेशन कर दीजिए, एक बार सेम फेज में कर दीजिए इनको, और एक बार इनको आउट ऑफ फेज कर दीजिए, आउट ऑफ फेज कर दीजिए। ये जो दो कॉम्बिनेशन बने, यही दो एलजीओ हैं, these are two LGOs। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी HB, इसको आप B लिखिए, दूसरा एटम है HA-H, दैट्स इट। ये दो LGOs आपके तैयार हो गए, LGO1 एंड LGO2, दैट्स इट, बन गया। ये आपके LGOs तैयार हो गए, और इनको आप, इनकी जो सिमेट्री है, इन LGOs की जो सिमेट्री है, आप देखिए
वो सिमेट्री ऑक्सीजन पर बॉन्डिंग के लिए 2s और 2p से किससे बेहतर मैच करती है, और उसी के साथ आप इसे इंटरेक्ट करा दीजिए और एमओ तैयार कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल तरीका है एलजीओस बनाने का। जो साइड एटम हैं उन साइड एटम्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जस्ट आप फेज कॉम्बिनेशन करके देखिए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो दो तरह से हो सकता है, इन फेज भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करने के लिए आते हैं उतने ही एलजीओ तैयार होते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल फेज कॉम्बिनेशन के लिए आए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एलजीओ बनाने के लिए आए तो दो एलजीओस बने। समझ में आया आपको? एलजीओ प्रोसेस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो दो एलजीओस तैयार होंगे। आई आपको मेरी बात समझ में? तो इस तरह से एलजीओस तैयार किए जाते हैं। चलिए अब मैं पानी की तो चर्चा हो नहीं रही, पानी की तो बिल्कुल चर्चा नहीं है। देखिए और अगर आप इनको इंटरेक्ट कराएंगे तो आप कैसे इंटरेक्ट करा सकते हैं? इसकी जो सिमेट्री है देखिए इन फेज है तो इसकी सिमेट्री ऑक्सीजन के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलती जुलती है? सर 2s से। 2s भी तो ऐसा ही दिखता है गोलाकार। और इनकी सिमेट्री किससे मिलती जुलती है? सर इसकी सिमेट्री मिलती जुलती है, इसकी सिमेट्री मिलती जुलती है 2p से। इसके पास इसके कर लेगा और इंटरेक्शन हो जाएगी और उससे एमओ डायग्राम तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये पानी का एमओ डायग्राम बनेगा, लेकिन हम तो पानी की चर्चा कर नहीं रहे। मैं तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि एलजीओस कैसे तैयार होंगे। एक छोटा सा केस लिया है मैंने जहां पर साइड एटम एक से ज्यादा जरूर होने ही चाहिए तभी बात बनेगी, तभी तो एलजीओ का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर साइड एटम एक ही होता तो फिर एलजीओ की जरूरत ही क्या है यार? इसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते और दूसरे के भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते और सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल से ही मामला बन जाता। समझ में आया आपको? एलजीओस का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट होता है? ट्राई एटॉमिक स्पीसीज में या उससे पॉली एटॉमिक उसके अगले वाले में। समझ गए आप मेरी बात? तो यहां से ये खेल है, लेकिन खेला तो इतना आसान नहीं है ना भाई। खेला तो ये है ही नहीं, ट्राई एटॉमिक स्पीसीज थोड़ी, हम तो टेट्राहेड्रल स्पीसीज की बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल में तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल तो AB4 टाइप की स्पीसीज होती हैं। इस तरह की स्पीसीज की चर्चा हो रही है और इस तरह की स्पीसीज की चर्चा होगी तो भैया फिर तो चर्चा जबरदस्त ही होगी। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं तो टेट्राहेड्रल दिखता कैसा है? सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। जो फेज है ना, फेस, ये जो फेस है, फेस आगे वाला जो फेस है, ये आगे वाला फेस, इस फेस के बीचों बीच यहां कहीं, ये मान लीजिए एक क्यूब है आपके पास, एक क्यूब है, एक क्यूब मैं दिखाऊं आपको, इस तरह का क्यूब है। इसके फेस सेंटर पे आपने एफसीसी देखा होगा, एफसीसी इसके फेस सेंटर से जो लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ये जो बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, इसको आप क्या मान लें? इस लाइन को आप क्या मान लें जो बाहर की तरफ आपकी तरफ जा रही है? इसको आप क्या मानेंगे? इसको मैं मान लेता हूं x, इट इज x। आया आपको समझ में? और जो यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, यहां से जो ऊपर निकल रही है, यहां से जो ऊपर निकल रही है, यहां से ये बीच में ओरिजिन है, ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगी, ऐसे बाहर की तरफ आएगी और ऐसे इस तरफ जाएगी। तो यहां पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फेस सेंटर पे तो ये हो गया, ये तो फेस सेंटर हो गया, और ये बिल्कुल इसके बॉडी के सेंटर पे, एकदम बॉडी सेंटर पे वहां पर ओरिजिन हो गया, जिसे आप जीरो बोलते हैं। ओरिजिन को आप जीरो से दिखा भी सकते हैं, जीरो ओरिजिन। तो ओरिजिन जहां पर बॉडी सेंटर है वहां पे आपने ओरिजिन मान लिया, और हर एक फेस से ये वाला फेस और ऊपर वाले फेस से जो तीन कार्टेशियन लाइन निकल रही हैं वो x y z हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपकी तरफ जो आ रही है ये हो गई x, जो ऊपर की तरफ जा रही है z, और ये हो गई y। इस तरह से ऐसा ही होता है। ये मैंने मान लिया है। अब टेट्राहेड्रल बनेगा कैसे? सर कुछ नहीं है, ये जो क्यूब है ना, क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर ले लीजिए, अल्टरनेट कॉर्नर, ये वाले अल्टरनेट कॉर्नर, मतलब एक छोड़ के ले लिए। अरे क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं और अल्टरनेट ले लिए, तो अल्टरनेट लेने से कितना हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। अल्टरनेट ले लिए और अल्टरनेट ले लोगे तो वो कुछ इस तरह का खेल बनेगा ये। और सेंटर पे कौन होगा? यहाँ ओरिजिन पे कौन होगा? सर मेटल, सर ए होगा, ए होगा सेंटर पर तो ए हो जाएगा ना, सेंटर पर तो ए हो जाएगा, सेंटर पर तो ए हो जाएगा ए। और बी कहाँ होंगे? बी अभी आपने बताया, बी यहाँ और यहाँ। ये तैयार हो गया सर तैयार हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बन गया सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
तो आप कभी भी क्यूब लेंगे, क्यूब के अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पर साइड एटम्स को, लिगेंड्स को बैठा देंगे, तो वहां से आपका तैयार हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला मैंने क्यों बताया, ये मैंने एक्स वाई जेड क्यों बताया, क्योंकि यहीं से तो अब हम ऑर्बिटल डिफाइन करेंगे, यहीं से तो ऑर्बिटल का स्पेशियल एक्सटेंशन, स्पेशियल उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे ना, यहीं से तो दिखाओगे, एक्स वाई जेड से तो दिखाते हो यार। ऑर्बिटल एक्सटेंशन दिखाने के लिए, ऑर्बिटल एक्सटेंशन, तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, सिंपल आपको बता दिया। मान लीजिए अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है y, ये z और ये x, तो अब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूं मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, MnO4 टाइप की, तो फिर ऐसे में यहां मेटल कौन है सर, 3D है सर, डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक वाले तो जाने ही जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, वैलेंस शेल में पड़े हुए, वैलेंस शेल में पड़े हुए ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन के लिए, और इनके वैलेंस शेल में 3D होता है, 4s होता है और 4p होता है। ये अब मैं इसकी हेल्प से इन्हें डिफाइन कर लूंगा, इन्हें समझ लूंगा कि ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर इस क्यूब में ये ऑर्बिटल कैसे पड़े हुए हैं, ये अपन जल्दी से देख लेते हैं, बहुत जल्दी देख लेते हैं, बहुत जल्दी, एकदम तुरंत देख लेते हैं, क्योंकि एक बार आपको मेटल पर 3D कैसे पढ़ा है, 4s कैसे पढ़ा है, 4p कैसे पढ़ा है, अगर आपको एक बार इनकी सिमेट्री समझ में आ गई तो फिर आपको समझ में आएगा कि लिगेंड पर जो ऑर्बिटल पड़े हैं ना, उनका एलजीओ कैसे तैयार करना है, उनके एलजीओ कैसे दिखेंगे, और किस मेटल ऑर्बिटल की सिमेट्री से एलजीओ की सिमेट्री मैच करेगी और किसकी मैच नहीं करेगी, कौन सी सिमेट्री एलजीओ की अवेलेबल ही नहीं है मेटल पर इंटरेक्शन करने के लिए, ये भी आपको समझ में आएगा, और वहीं से फिर आप बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस करेंगे, और वहीं से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार कर लेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल है, बीच में मेटल है, और अब मैं अपना खेल स्टार्ट कर देता हूं। मान लीजिए यहां पर साइड एटम x है, यहां पर भी साइड एटम x है, और पीछे की तरफ x है, और आगे की तरफ x है, यही है। ये वाली डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये है x, ये क्या है जी y है, और ये z, ऐसे ही। चलिए अब आप ऑर्बिटल डिफाइन कर लीजिए। देखिए 3D ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं सर, 5 तरह के, कौन कौन से, dx² - y², dz², जो कि एक्सियल होते हैं, एक्सियल मतलब जो एक्सिस पे पड़े होते हैं, एक्सिस पर जो पड़े होते हैं, और जो दूसरे हैं वो कौन है सर, ये नॉन एक्सियल है, xz yz xy, ये क्या है सर, नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल जो एक्सिस पे नहीं होते हैं। आया आपको समझ में? तो चलिए अब चर्चा करते हैं। इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल कहां होंगे सर, जो z² है ना, dz² तो सर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है, ये dz² ऑर्बिटल है सर, जो कि फेस से बाहर निकल रहा है। बोलो यार ये क्यूब है, इस क्यूब में ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। आया आपको समझ में? और dx² - y² कैसा होगा, dx² - y², ये क्या हो गया, ये तो z एक्सिस हो गई, ठीक है, और dx² - y² कैसा होगा, dx² - y², आप ये दोनों एक्सिस ले लीजिए, ये कौन सी है, x है, ये y है, इस तरह से और इस तरह से पीछे, और ये होगा dx² - y², ऐसे। इस तरह से यार, इसमें कलर सिलेक्शन थोड़ा लफड़ा होगा, इस तरह से, ये इसमें भी ये हो गया dx² - y², और ये हो गया dz²। आया आपको समझ में? ये तो हो गए इस पे पड़े हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इस तरह से क्यूब में ये दोनों पड़े हुए हैं, और इनका जो लोब है वो फेस सेंटर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन लिगेंड कहां से आ रहे हैं सर, लिगेंड तो कॉर्नर से आ रहे हैं, कॉर्नर से ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जो पीछे वाला ना वो ऐसे आ रहा है, जो ये वाला है ना आगे वाला वो ऐसे आ रहा है, ऐसे नीचे लोब ऐसे, और वो जो पीछे वाला वो ऐसे ऊपर की तरफ लोब लिए, और ये भी ऐसे ऊपर की तरफ लोब लिए, ऐसे आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा,
ऐसे में दरअसल ये जो दोनों ऑर्बिटल है ना dz² और dx² माइनस y², ये जो होते हैं ना इनके साथ हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं होती है। इनके साथ एक्स लिगेंड हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं कर सकता, तो इसलिए ये सिग्मा इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, सिग्मा इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। बेहतर ओवरलैप किनके साथ हो सकती है? इनके साथ बेहतर ओवरलैप हो सकती है। अब ये ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे? ये ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे, मैंने खींच रखे हैं, ये ऐसे दिखेंगे। ये जो ऑर्बिटल है xz ऐसा दिखेगा, ऐसा अरे ऐसा दिखेगा xz नॉन एक्सियल, ऐसा दिखेगा। ये क्या है? ये हो जाएगी x वाली ऐसे आपकी तरफ बाहर आ रही है, अरे इसको ऐसे मान लेना यार, ऐसे और वो पीछे की तरफ ऐसे ही है। आया आपको समझ में? अरे x वाली ऐसे निकल रही है, ऐसे और ऐसे, ये ऊपर z हो गई, ये x हो गई, तो ये xz हो जाएगा, xz। ये हो जाएगा yz, ये क्या हो गया? ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हो जाएगा xy जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये क्या है? ये एक्सियल में हो गया dx² माइनस y², और dxy नॉन एक्सियल होगा, उसका एक लोब यहाँ होगा, यहाँ देखो मैं इसी में दिखा देता हूँ। एक लोब यहाँ होगा, दूसरा लोब यहाँ होगा, तीसरा लोब यहाँ होगा, चौथा लोब यहाँ होगा, तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आया आपको? अरे ऐसे कर लो ना यार, ऐसे कर लो, यहाँ पर एक लोब, यहाँ पर एक लोब, एक पीछे और एक इधर। आया आपको समझ में? तो ये हो गए नॉन एक्सियल मेटल के d ऑर्बिटल, और ये इंटरेक्ट करेंगे LGOs के साथ। अब आप बताइए, LGOs के साथ इंटरेक्ट करेंगे, x जो है x, ये जो x थे, जो साइड एटम थे, ये साइड एटम दरअसल इनके पास कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल है इंटरेक्शन के लिए, ये समझने के लिए आपको x डिफाइन करना पड़ेगा ना। x है क्या? पहले आप ये तो बताओ कि साइड एटम है क्या, तभी तो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने पानी में साइड एटम ऑक्सीजन बताया ना, साइड एटम हाइड्रोजन बताया ना भाई। अरे पानी में जैसे मैंने साइड एटम हाइड्रोजन बताया, तभी तो LGOs तैयार हो पाए, तभी तो मैंने कहा 1s होगा, 1s के इस तरह से कॉम्बिनेशन होंगे। तो पहले आपको x डिफाइन करना पड़ेगा, और हमारा केस चल रहा है MnO4 नेगेटिव का। इसका मतलब जो x है ना, यहाँ साइड एटम जो है ना, वो दरअसल ये है साइड एटम, ऑक्साइड है, ऑक्साइड। और ऑक्साइड में कौन होते हैं? ऑक्साइड में कौन होते हैं ऑर्बिटल कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? सर कुछ नहीं होता, 2s है, तो सेकंड पीरियड का है, 2s है और 2p है, ये है। तो बस अब यही करना है, इन्हीं 2p से इन्हीं के फेज कॉम्बिनेशन से आपको LGOs तैयार कर लेने हैं, या फिर TASOs तैयार कर लेने हैं, और उन्हीं की सिमेट्री से आपको मैच करती हुई सिमेट्री इंटरैक्ट करवा देनी है। बस यही आपको करना है। आया आपको समझ में? तो क्या करेंगे आप? मैंने सिंपल ही बोल दिया, मैंने तुरंत बोल दिया कि ये जो ऑर्बिटल हैं, एक्सियल जो ऑर्बिटल हैं dx² माइनस y² और dz², ये एक्सियली पड़े होते हैं, एक्सिस पर होते हैं ये। और क्योंकि लिगेंड एक्सिस के अलाउंग तो आ नहीं रहा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आ रहे हैं, मेटल की तरफ जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, वो एक्सियली तो कर नहीं रहे, फेस से तो आ नहीं रहे, वो तो कॉर्नर से आ रहे हैं। और अगर कॉर्नर से आ रहे हैं, तो फिर ये जो लीस्ट अफेक्टेड d ऑर्बिटल होंगे, वो होंगे dx² माइनस y² और dz²। जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगे वो लीस्ट अफेक्टेड होंगे, वो लीस्ट ओवरलैप कर पाएंगे, लीस्ट सिग्मा इंटरेक्शन कर पाएंगे, और ये सिग्मा इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ज्यादा अफेक्टेड कौन होंगे? ज्यादा अफेक्टेड इनके ज्यादा नजदीक कौन है? ये वाला होगा ना ज्यादा नजदीक। क्या? अरे ये होगा ना, ये तो होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अरे ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे मूर्खों, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो यार। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा क्या होगा? मान लीजिए ये क्यूब है, तो अगर मैं एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करूं, जैसे कि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया है, एक्सियल ऑर्बिटल की बात करूं तो एक्सियल ऑर्बिटल क्या करते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल फेस को भेदते हैं, फेस को। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं ना, नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल होते हैं, वो एज को भेदते हैं, इनको भेदते हैं इनको। और लिगेंड कहां से आ रहा है? सर लिगेंड तो यहां से आ रहा है, ये है लिगेंड। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे खुद बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए। अब तो इतने समझदार आप खुद हो गए होंगे कि ये डिस्टेंस ज्यादा है या फिर ये डिस्टेंस ज्यादा है। सर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है सर, और ये ज्यादा है इसीलिए जो एक्सियल है वो लीस्ट अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि लिगेंड का एक्सियल ऑर्बिटल से डिस्टेंस ज्यादा है। अरे यहां से आ रहा है, यहां पर ऑर्बिटल पड़ा है, और दूसरा ऑर्बिटल कहां पड़ा है? यहां पड़ा है, तो ये डिस्टेंस कम है, तो
इसके साथ ज्यादा बेहतर इंटरेक्ट करेगा लिगेंड, नॉन एक्सियल के साथ ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन दिखाएगा, कॉर्नर से आता हुआ लिगेंड। इसीलिए टेट्राहेड्रल में जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ बेहतर सिग्मा इंटरेक्शन कर पाते हैं आने वाले लिगेंड। आया आपको समझ में? चलिए इंटरेक्शन तो कर पाते हैं ये हमने समझ लिया। हमने समझ लिया कि एक्सियल dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर सिग्मा इंटरेक्शन के लिए नहीं जाएंगे। सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जाएगा तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स जाएंगे, ऑर्बिटल सेट जाएगा जिसे आप dxy dyz dxz कहते हैं। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या बनाए, ये मैंने मेटल के बनाए, मेटल के d ऑर्बिटल है, ये मेटल के d ऑर्बिटल। और ये जो ऊपर बनाए हैं ये कौन है सर? ये एल्जियोज है, एल्जियोज। ये कौन है सर? ये फेज कॉम्बिनेशन है। जो साइड एटम में आपने कहा था ना, साइड एटम पे, साइड एटम पर बॉन्डिंग के लिए जो अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि 2p है, 2p है, इनका फेज कॉम्बिनेशन, इनका फेज कॉम्बिनेशन। और इस फेज कॉम्बिनेशन की सिमेट्री किससे मिलती जुलती है? इससे मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है, इस xz से मिलती जुलती है। आपको आया समझ में xz से कैसे मिलती जुलती है? चलिए मैं ये इस तरह से इसमें समझाता हूं, इसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसमें कमाल समझ में आएगा। इससे समझ लिया कैसे सिमेट्री कैसे मिलती जुलती है, अभी समझा देता हूं, अभी सिखा देता हूं, अभी 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में ही सारा खेल सिखा देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सी है सर? ये z एक्सिस है। ये कौन सी है सर? ये y एक्सिस है। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? dyz है, यही है। अब आप इसको बनाइए, इसको बनाइए, आप इस ऑर्बिटल को आप बनाइए, इस ऑर्बिटल को आप बनाइए। कैसे बनाऊं? अरे कैसे बनाऊं? ऐसे बनाता हूं, ऐसे, ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, अरे ऐसे ही बनेगा, बोलो ना यार, ऐसे ही बनेगा। हाँ सर ऐसे ही बनेगा। तो होगा क्या? होगा क्या? ऊपर वाला इस फेस को आपने रंगीन कर दिया, ये यहां पर होगा ना, यहां पर इस एज को टच करेगा ये, अरे इस एज को टच करेगा, ये लोग इस ऊपर वाले इस एज को यहां टच करेगा, ये वाला यहां टच करेगा और ये वाला यहां टच करेगा, ऐसे ही तो होगा। अरे तुम बोलो ना यार, आया आपको समझ में? अब देखिए ये अगर यहां टच कर रहा है तो ये इसके साथ बेहतरीन 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 इंटरेक्शन कर रहा है, मुंह मार रहा है इसके साथ, इस लोब के साथ। और ये वाला जो यहां टच करेगा वो इसके साथ बेहतरीन मुंह मार रहा है। अरे नीचे की तरफ लोब है, ये नीचे की तरफ लोब इस ऑर्बिटल का ऐसे, और वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो ऑर्बिटल इस तरफ है ऐसे, ये इसके साथ मुंह मारेगा, और ये जो ये वाला है नीचे वाला, वो नीचे वाले के साथ मुंह मारेगा। और ऐसे ही ये वाला फेस इसके साथ, और ये पीछे वाला ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? इनकी इस एलजीओ की सिमेट्री किससे मैच कर गई? इस एलजीओ की सिमेट्री किससे मैच कर गई सर? YZ से, 3D YZ से मैच कर गई। तो बस यही तो देखना है, यही तो देखना है। आया आपको समझ में? और ठीक इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये XY है, तो एक लोब पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ एक लोब होगा, एक लोब आगे की तरफ होगा, एक लोब पीछे की तरफ होगा, पीछे वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, और जो आगे वाला होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, जो इधर होगा इधर वो इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, और जो इधर होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलजीयूज की सिमेट्री कैसे मेटल के 3D नॉन एक्सियल्स के साथ मैच करती है, मैंने लिख दिया। इसी को आप कहते हैं, इन्हीं तीनों को आप कहते हैं T1 सेट। कहां पे कहां पे कहां पे कहते हैं? कहां पे कहते हैं सर? टेट्राहेड्रल सिमेट्री में, टेट्राहेड्रल सिमेट्री में s ऑर्बिटल को A कहा जाता है, T1 कहा जाता है, p ऑर्बिटल्स को जो कि px py pz होते हैं उसको T1 कहा जाता है, और d ऑर्बिटल्स में दो सेट होते हैं सर। एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर वाला, और एक होता है dxy dyz और dxz। इनको आप कहते हैं E सेट, और इनको आप कहते हैं, जी तो लगाना नहीं है यहाँ पर क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जो जिराड इंजिराड का खेल ही नहीं है। और इसको आप कहते हैं T1 सेट। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? आपको समझ में आ गया क्या? अच्छा एक खेल और है, एक खेल और है। अगर मैं इसकी बात करूं, S की बात करूं, तो S वाला तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। S तो ऐसा गोलाकार होगा। मेटल कहां पर है? बॉडी सेंटर में। अरे मेटल बॉडी सेंटर में है, मेटल यहां पड़ा है, तो इसके पास इसका S भी तो बॉडी सेंटर में ही होगा ना। तो अगर आपको S सिमेट्री की, मेटल के S सिमेट्री की अगर आपको एलजीओ चाहिए या टीएसओ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, इन सबको एक ही फेज में कर देंगे,
इन सबको एक ही फेज में कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, देखिए ऐसे कर लेंगे, ऐसे। अभी तो किया है, अभी तो किया है, अरे अभी तो किया है, अभी तो किया है अल्टरनेटिव कॉर्नर अल्टरनेटिव होने चाहिए। अभी तो किया था, इसका भी इन फेज है, इसका भी इन फेज है, इसका भी इन फेज है और इसका भी इन फेज है, सबका इन फेज है। और बीच में जो गोलाकार s ऑर्बिटल है वो भी इसी फेज में कर लो, तो बन गई सिग्मा इंटरेक्शन, बन गई A1 इंटरेक्शन। आइए आपको समझ में, ये वाला जो LGO होगा ना, ये वाला जो LGO है, इसकी सिमेट्री किससे मैच कर रही है सर? s ऑर्बिटल से, मेटल के 4s ऑर्बिटल से, s ऑर्बिटल से। आया आपको समझ में? आ गई आपको बात समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? चलिए अब मैं ड्रॉ करता हूं, एमो डायग्राम। ये है मेटल और ये है लिगेंड 4L। अब आप मुझे एक बात बताएंगे। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज आप मुझे बता दीजिए। देखिए एक कमाल और बता देता हूं, एक कमाल और भी बता देता हूं। अगर आपको अब मैंने यहाँ पे एक चीज और भी तो लिखी थी, एक चीज और भी तो लिखी है, ये लिखी तो है कि जो p ऑर्बिटल है ना, px py और pz, इनकी सिमेट्री भी T1 है। मेटल के जो px py pz है उनकी सिमेट्री भी T1 से मिलती जुलती है। और T1 कौन है सर? ये T1 ही तो है, तीनों T1 ही तो है। अरे T1 ही तो है, ये T1 है जी, T1 है जी, T1। तो कैसे समझेंगे आप इसे कैसे समझेंगे? ये बात कैसे गले उतरेगी? आप मुझे बताइए कैसे गले उतरेगी ये बात? तो इसके लिए मैं ये वाला उठा लेता हूं आपके सामने, ये वाला खेल उठा लेता हूं आपके सामने। ये खेल बेहद आसान है, इसका खेल मैं आपके सामने उठा लेता हूं, ये बेहद आसान है। चलिए इसका खेल करते हैं। इसकी सिमेट्री अगर आपको देखनी है तो इसकी सिमेट्री मैं करवा सकता हूं तुरंत। देखिए क्या होगा, ये इसकी सिमेट्री किससे मिलती जुलती होगी? इसकी सिमेट्री py से मिलती जुलती होगी, पक्का py से मिलती जुलती होगी, 100% py से इसकी सिमेट्री मिलती जुलती होगी। क्यों? क्योंकि पीछे वाले जो दोनों लोब हैं, देखिए पीछे वाले जो दोनों लोब हैं, जो दोनों पीछे वाले हैं, उनकी वो क्या है, वो आउट ऑफ फेज है, और जो दोनों आगे वाले हैं वो इन फेज हैं। तो फिर आप ऐसे एक p ऑर्बिटल ले लीजिए, तो जो पीछे वाला आउट ऑफ फेज है उसको पीछे वाले से इंटरेक्ट करा दीजिए, और जो आगे इन फेज है, इन फेज उसको इन फेज से करवा दीजिए। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ नहीं करना, जिनका सेम फेज है ना, ऊपर जिनका सेम फेज है, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के सेम फेज है तो इनको ले लो, और इन दोनों के भी सेम फेज है, तो ये इसकी सिमेट्री किससे मिल जाएगी? ऊपर एक जैसा फेज है तो ऊपर वाला ये ले लेना, ये ले ले ऊपर वाला ये, और नीचे वाला इनके साथ, ऊपर वाला इसके साथ। वो तो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया सर? pz ऑर्बिटल हो गया, ये py हो गया, और ये px होगा, 100% ये px होगा, ये px हो जाएगा। आया आपको समझ में? वो py है क्या? ये मैंने ऐसे बताया ना, नहीं px ये है, ये px है, px, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना यार, ऐसे जा रहा है, अरे ऐसे जा रहा है ना, ये होगा py, ये है py, दिस इज py, ये लेना, इसका ऐसे बना लेना, अरे ऐसे बना ले मूर्ख, ऐसे बना ले, देख ऐसे बना, ऐसे बना ले, ये इससे इंटरेक्ट कर देगा, ये इससे इंटरेक्ट कर देगा, अरे यहाँ होगा ना, यहाँ सेंटर में होगा ये, अरे मर लो, यहाँ ये सेंटर में होगा, क्योंकि मेटल सेंटर में है तो ये भी सेंटर में होगा ऐसे। तो ये वाला लोग, ये पीछे वाले लोग इसके साथ कर जाएंगे, और आगे वाले इनको भर दो, ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा। तो ये क्या हो गया सर? ये px हो गया। तो फिर px py pz की सिमेट्री भी T1 हो गई। ओहो, अब मैं लिखता हूं, चलिए लिखें 3D ऑर्बिटल। ओहो, मेटल का 4s ऑर्बिटल, वाह, और मेटल का 4p ऑर्बिटल, यही है? बोल दो ना यार, अरे बोलो, आ रहा होगा आपको मजा, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा, गजब मजा आ रहा होगा। आने दो, मजा ही तो लेना है। अब यहाँ पर क्या है? 4 ऑक्साइड एलिमेंट है, तो होगा क्या सर? ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड में तो 2s भी है और 2p भी है, यही है, और 2s पूरा भरा हुआ है, 2 है, और सर ये भी पूरा भरा है, इसमें 6, ऐसा ही तो है, ऐसा ही। लेकिन 2s होगा कहाँ? 2s ऑक्सीजन का कहाँ? यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, और 3D का है वहां, इतनी हाई एनर्जी का। तो ये जो होंगे ना,
इनसे जो एलजीओ बनेंगे, अरे 4 ऑक्साइड है, उनके 2s2s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन, उनके 2s2s, ऐसे कर लोगे ना, ऐसे मर लोगे ना, ऐसे 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 मरोगे ना, ऐसे ऐसे कर लोगे ना, 2s 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 2s। एक बार सभी सेम फेज में ले लिए, सेम फेज में ले लिए, एक बार आउट ऑफ फेज ले लो, दो को आउट ऑफ फेज ले लो, दो को सेम फेज में ले लो। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा क्या, यहां से भी 4 एलजीओ तैयार होंगे, लेकिन ये जो एलजीओ होंगे, क्योंकि 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है जो कि अपने आप में भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, बहुत स्टेबलाइज्ड होंगे, बहुत लो एनर्जी होंगे, लो एनर्जी होंगे, लो एनर्जी। और अगर ये लो एनर्जी हुए तो फिर ये बहुत कोर टाइप के हो जाएंगे, कोर टाइप के, कोर टाइप के। और अगर ये कोर टाइप के हैं तो ये इंटरेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो फिर इनकी कहानी, इन 2s से निकले हुए एलजीओस की कहानी को तो खत्म ही कर देते, उनकी तो चर्चा ही नहीं करनी अपने को, उनकी तो अपने को बात ही नहीं करनी है। अपने को बात करनी है 2p ऑर्बिटल्स से बने हुए, 2p ऑर्बिटल्स से बने हुए, अरे इन 2p से बने हुए, ये जो 2p है, ये जो 2p है, ये 2p है, इनसे बने हुए एलजीओस की अपने को चर्चा करनी है और इंटरेक्शन के लिए उतारना है। तो चलिए उतारते हैं। अब ये 2p हैं कितने, सर एक ऑक्सीजन में 3 2p होते हैं, 3 2p, तो 4 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे सर, 12 2p हो जाएंगे। और अगर 12 2p हुए तो फिर 12 2p फेज कॉम्बिनेशन करके कितने एलजीओस को जन्म देंगे, सर 12 ही एलजीओस को जन्म देंगे। बस यही बात आपको सीखनी है, बस इतनी ही बात आपको जाननी है। अगर आप इतनी बात जान गए तो आप सब कुछ जान गए दोस्तों, सब कुछ जान गए फिर आप सब कुछ जान गए, एवरीथिंग, सब कुछ जान गए, आप सब कुछ जान गए, फिर आप सब कुछ जान गए। देखिए कितने हो गए, 12 है, 12 हो गए, 12 हो गए, और 12 में 4 जो होंगे, 3 तो कौन है, 3 तो कौन है, T1 सिमेट्री के, और एक कौन है, एक कौन है, ये सर A1 सिमेट्री का, A1 सिमेट्री का। 3 तो कौन हो गए, T1 सिमेट्री के, ये 3 हो गए T1 सिमेट्री के, और एक कौन हो गया सर A1 सिमेट्री का, सर A1 सिमेट्री का। और बचे कितने, बच गए सर 12 में से 4 निकाल दीजिए, 12 में से 4 निकाल दीजिए सर, 8 बच गए, 8 एलजीओस बचे। बस इसी 8 का ही खेल है। वो 8 कहां होंगे, वो 8 कहां रहेंगे सर, वो 8 यहां कहीं होंगे, वो 8 जो है ना, वो 8 यहां कहीं होंगे। कौन कौन सर, T1, सर T2, सर E, और ये कौन है, ये कौन है, ये भी T1 और A1 है। और ये कौन थे सर, इसमें ना एक सेट तो T1 वाला और दूसरा सेट E वाला है, और ऊपर कौन सा है, ऊपर A1 वाला सेट है, और सर ये भी T1 है। वाह 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 वाह, हो गया खेल खत्म, वाह बन गई बात, जबरदस्त। ये कौन से थे, ये सिग्मा इंटरेक्शन वाले थे, और ये कौन से रह गए, या तो पाई वाले या फिर नॉन बॉन्डिंग वाले। ये है नॉन बॉन्डिंग, ये है पाई, और ये है पाई। चलिए दोस्तों, अब मैं सिलसिलेवार तरीके से इसका एमओ डायग्राम लिखता हूं, और आप दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, दिल थाम के अब आप मजा लीजिए, अब दिल थाम के, अब दिल थाम के मजा लीजिए, कुछ नहीं करना, बस अब आप कॉपी पेन साइड कर दीजिए और दिल थाम के मजा लीजिए। क्या बोला मैंने कहा ये 3D है और ये एलजीओस है ऑक्सीजन के, इनकी एनर्जी इस T1 की और इस T1 की एनर्जी जबरदस्त मैच कर रही है, कमाल मैच कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले इनके बीच इंटरेक्शन होगा और ये बनेगा नीचे बॉन्डिंग और इसी के करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की बात बताऊंगा आज, जबरदस्त बात बताऊंगा। कौन है जी, बॉन्डिंग है सर, T1 स्टार बनेगा, स्टार। बहुत पाप धोऊंगा, आप चिंता ही मत करिए, वो बात बताऊंगा जो किसी ने अभी तक आपको नहीं बताई होगी। आ गई मेरी बात समझ में, मेरी बात गले उतर गई, क्योंकि यहां पर इस 3D का और T1 एलजीओस के बीच एनर्जी गैप, एनर्जी मैच बहुत बढ़िया है, तो फिर इनकी इंटरेक्शन जबरदस्त होगी। इस 4s और इस A1 के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए इनकी इंटरेक्शन उतनी कमाल की नहीं होगी जितनी कि अभी T1 के बीच हुई थी। तो फिर इनकी इंटरेक्शन भी करवाइए,
इनकी इंटरेक्शन करवाऊंगा तो A1 यहां आ जाएगा, यहां, और एक चला जाएगा यहां, A1 स्टार। उतर गया, आ गया समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया, जबरदस्त समझ में आ गया सर, मजा ही आ गया सर। अब आगे बताइए, अभी मैंने बोला जो T1 होते हैं ना, ये वाले जो T1 होते हैं, ये वाले जो T1 है, ये T1 दरअसल नॉन बॉन्डिंग होते हैं, तो ये ऐसे ही उतर जाएंगे, ऐसे ही उतरते हैं, ये ऐसे चुपचाप ऐसे ही उतर जाएंगे। ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं, नॉन बॉन्डिंग नेचर के। पाई सिमेट्री के होते हैं, नॉन बॉन्डिंग नेचर के होते हैं। उतर गए, ऐसे के ऐसे उतर गए। अब क्या रह गया सर? अब दो चीज रह गई सर। सर असली खेल तो अब है, अब दो चीज रह गई। क्या सर? एक तो पाई सिमेट्री के T2 रह गए और पाई सिमेट्री के E रह गए। तो क्या E टाइप का कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ सर है ना, ये रहा E टाइप का है क्या कुछ यहाँ पर? यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा? जैसे मैंने आपको कहा था कि जो एक्सियल होते हैं ना यहाँ पर dx² - y² या dz², ये दरअसल टेट्राहेड्रल में पाई इंटरेक्शन करते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा क्या? अगर पाई इंटरेक्शन नहीं होती, अगर पाई इंटरेक्शन नहीं होती, जैसे कि ऑक्साइड जो है ये क्या है? ये पाई डोनर भी है, पाई डोनर भी है, इसको आप पाई डोनर बोलते हो। अरे पता है ना आपको, ये पाई डोनर है, इट इज पाई डोनर। तो इसके पास पाई सिमेट्री के ऑर्बिटल भी हैं और पाई सिमेट्री के हैं, तो फिर मेटल के पास भी पाई सिमेट्री के ई सेट मौजूद है। तो फिर ऐसे में मेटल इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। इसको आप थोड़ा लो एनर्जी का बना सकते हैं, इसको मैं थोड़ा लो एनर्जी बना देता हूं, ये थोड़ा लो एनर्जी का होगा, सो दैट की मेटल के जो ई है ना, ये हाई एनर्जी के होंगे इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये भरे हुए हैं। अरे ये फील्ड ऑर्बिटल ना, फील्ड ऑर्बिटल तो लो एनर्जी के होंगे। तो ये इसको आप थोड़ा नीचे बनाइए, इसको आप थोड़ा सा नीचे बनाइए, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं क्योंकि यहां से अभी कुछ चालू नहीं हुआ है। इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे कर लीजिए ना यार, इसको मैं थोड़ा लो एनर्जी बना देता हूं ताकि आपके लिए एमो डायग्राम जबरदस्त हो जाए। ठीक है, ये हो गया E, ये हो गया T2, ये हो गया T1। तो अब आप इसे नॉन बॉन्डिंग उतार लीजिए, ठीक है, इसे आप नॉन बॉन्डिंग उतार लीजिए। ये पाई नॉन बॉन्डिंग T1 है, आ गया मतलब। अब क्या होगा? अब क्या है सर? एक E है और यहां पर भी एक E है, तो फिर क्या करें? कर लेते, करना क्या है? कर लेते, इंटरेक्शन करवा देते, इसकी और इसकी इंटरेक्शन करवा देते। ये क्या है? ये मेटल के हाई एनर्जी, ये फील्ड है लो एनर्जी, तो ये और स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये और स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये E बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, और ये डीस्टेबलाइज हो जाएंगे। ये डीस्टेबलाइज होकर अगर पाई इंटरेक्शन नहीं होती तो ये नॉन बॉन्डिंग उतरते, क्योंकि पाई सिमेट्री के तो कोई होते ही नहीं एलजीओस, और अगर पाई सिमेट्री के कोई एलजीओस नहीं होते तो मेटल के साथ, मेटल के dx² - y² या dz के साथ, dz² के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कुछ एलजीओ मौजूद ही नहीं होते। अरे अगर पाई सिमेट्री के एलजीओ ही नहीं है तो फिर मेटल के जो ई सेट है वो नॉन बॉन्डिंग उतरेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये पाई सिमेट्री के हैं क्योंकि ये ऑक्साइड पाई डोनर है, तो ये इंटरेक्ट करेगा और ये थोड़ा सा यहाँ कहीं चला जाएगा, ये हो जाएगा बॉन्डिंग और ये हो जाएगा ई स्टार। दरअसल इसी को आप बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं, यही तो है, अरे यही तो है, यही तो डेल्टी है। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? आपको मेरी बातें जबरदस्त समझ में आ गई क्या? अब आप कहोगे सर ओ, अरे ओ सर रुक, कैसे बोला तूने? तू तो ये तो बता, तूने ये तो बोल दिया, तूने पाई इंटरेक्शन भी करवा दी, तूने सिग्मा इंटरेक्शन भी करवा दी, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। एक तो T1 तू दिखाता है सिग्मा वाला, एक T1 तो तू दिखा रहा है सिग्मा वाला, और एक T1 अच्छा ये T1 है, T2 होना चाहिए था यार, ये एक मिनट T1 स्टार, एक सेकंड हो जाइए, एक, अच्छा सॉरी, ये T2 है, T2 it is T2, ये T2 है भाई, ये T2 है, इसको चेंज कर दीजिएगा, ये T2 है। अरे सर हमें एक बात तो बताइए, आपने इसको चेंज कर दीजिएगा, ये T2 है, कोई नहीं। अरे T2 जी और जी पढ़ा था ना रे मूर्खों,
T2G और EG पढ़ा है ना आपने, ऑक्टाहेड्रल में आप खूब पढ़ते हैं। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये G हट जाता है, T2 रहता है और E रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर T2 ही है वो, ये T2 है, T2। अच्छा इसको भी चेंज कर लीजिएगा, इसको भी चेंज कर लीजिएगा, ये इसको ये T2 हो जाएगा, T2 सेट, इट इज T2 सेट, ये T2 सेट है और ये भी T2 सेट हो जाएगा। अरे नाम ही तो चेंज करना है ना, और क्या करें, नाम ही तो चेंज करना है, T2 सेट है ये भी T2 सेट हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, T2 सेट है वो। अरे जो बॉन्डिंग वाले हैं, जो सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं, उनका नाम T2 है, दैट्स इट, बात खत्म हुई। जो सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं उनका नाम T2 है, दैट्स इट, कुछ नया नहीं किया। जो सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं उनका नाम T2 है, बात खत्म हुई यार। आया आपको समझ में, आपको बात समझ में आ गई, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं बदला है। सिंपल जो सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जा रहे थे ना, सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जो एलजीओस जा रहे थे या फिर जो मेटल के ऑर्बिटल जा रहे थे, उनकी डेजिग्नेशन T2 है, दैट्स इट। अभी तक मैंने T1 लिखा हुआ था, उसको मिटा के T2 लिख लो, बात खत्म हुई। यही चल रहा ना क्लास में, आजा। लोग इतने बेशर्म है, हॉर्न लगाने लगेंगे तो ऐसे लगाएंगे जैसे पता नहीं किस काम के लिए जा रहा हो। घर में कुत्ता नहीं पूछता इनको घर में भी कोई काम नहीं है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, T2 है। यहां मैंने लिखा T2 सिग्मा और यहां मैंने लिखा T2 पाई। ओहो लफड़ा हो गया ये तो, ओहो ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया सर। यहां तो आप कह रहे हो, यहां अभी आपने कहा कि T2 एलजीओस जो है वो सिग्मा इंटरेक्शन करते हैं, और यहां पर आप कह रहे हैं T2 पाई सिमेट्री के भी हैं। तो फिर अब क्या करें, ये तो दोनों की सिमेट्री, एक सिग्मा सिमेट्री के एक पाई सिमेट्री के है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये भी नॉन बॉन्डिंग उतर जाएंगे क्या, क्योंकि ये सिमेट्री तो इस T2 से मिलती हुई है, इस T2 से मिलती हुई है। ये T2 सिग्मा इंटरेक्शन का और ये T2 पाई इंटरेक्शन का। अब क्या होगा सर, ये तो बताइए। ये सब तो हमें सिग्मा वाला तो खूब बेहतरीन समझ में आया, सिग्मा S वाला समझ में आया, जिसे हमने A1 लिखा। T2 वाला हमें खूब बेहतरीन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। T1 वाला नॉन बॉन्डिंग उतर गया, ये भी हमें समझ में आ गया। E वाला पाई इंटरेक्शन किया, एक्सियल वाला पाई इंटरेक्शन किया, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अब इसकी कहानी तो पढ़िए, इन दोनों की कहानी तो पढ़िए, इन दोनों की। ये तो एक जैसे, एक T2 सिग्मा भी कर रहा है, एक T2 पाई भी कर रहा है, तो एक्चुअल में करेगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो T2 सिमेट्री के होते हैं ना, दरअसल कमाल होता है। मेरी एक बात समझिएगा, जो T2 सिमेट्री के होते हैं ना, जो T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो एलजीओस हैं चाहे वो मेटल के हैं, ये दोनों ही इंटरेक्शन करते हैं। ये सिग्मा इंटरेक्शन भी करते हैं और पाई इंटरेक्शन भी करते हैं। कमाल की बात और बोलता हूं दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत कमाल की बात बोलता हूं, मेरी बातें करोड़ों की हैं, मैं बहुत कमाल की बात बताता हूं। यहां पर ये जो T2 है ना, ये वाला T2, और आपने यहां पर एक T2 स्टार देखा, यहां पर आपने एक T2 देखा, यहां पर आपने एक T2 स्टार देखा, यहां आपने T2 देखा, हाई एनर्जी T2 देखा, और यहां पर आपने रिलेटिवली लो एनर्जी T2 देखा। तो कमाल क्या हो गया, उससे भी नीचे अगर आपने देखा तो एक और है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो आपने इस हाई एनर्जी T2 को देखा और इन दोनों T2s को देखा, तो ये हाई एनर्जी जब इनसे इंटरेक्ट करेगा तो इसको भी स्टेबलाइज करेगा और इसको भी जबरदस्त स्टेबलाइज करेगा। इस 4p का होना, इस 4p की T2 सिमेट्री होना टेट्राहेड्रल में दरअसल इनको और स्टेबलाइज करती है, इसको भी स्टेबलाइज करती है और इसको भी जबरदस्त स्टेबलाइज करती है। तो अभी तक ये क्या था सर, स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग था। अभी तक स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग था, लेकिन जैसे ही इस p के साथ इंटरेक्शन करता है तो स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज, अरे लो एनर्जी का नीचे चला जाएगा, हाई एनर्जी का ऊपर चला जाएगा, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा और इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आएंगे। क्या होगा, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आएंगे, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हो जाएंगे। ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये स्टेबलाइज होगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये और ऊपर चला जाएगा। T2 स्टार समझ में आया आपको आया समझ में। इसीलिए इसकी इंटरेक्शन जो है ना, इसकी इंटरेक्शन दोनों से होती है, मतलब ये जो है ना, ये पहले तो सिग्मा इंटरेक्शन करता है, पहले तो सिग्मा इंटरेक्शन करेगा, सिग्मा इंटरेक्शन से ये बॉन्डिंग बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और फिर इस 4p से इंटरेक्ट करके थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, और वो 4p बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये 2 स्टेप हुए और तीसरा स्टेप और कमाल का है सर, पाई इंटरेक्शन तो रह ही गई, ये पाई भी तो कर सकता है, पाई सिमेट्री का भी तो है।
तो फिर जब आप इंटरेक्शन करेंगे ना दोस्तों, फिर जब आप इंटरेक्शन करेंगे ना दोस्तों, तो फिर इसको और इसको फिर से आप इंटरेक्ट करेंगे, और ये जो है ना ये वाला थोड़ा सा स्टेबलाइज होकर यहाँ आएगा, जिसे आप T2 डैश बोलते हैं। ये हो जाएगा, ये बॉन्डिंग हो जाएगा, बॉन्डिंग। ये भी क्या है, बॉन्डिंग। और ये इसीलिए कह रहे हैं, इसका जो नेचर है ना, इसका नेचर पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिग्मा इंटरेक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले देखिए T2 का नेचर, देखिए T2 स्टार का नेचर, सबसे पहले सिग्मा इंटरेक्शन में स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या हुआ, फिर 4p के साथ, पहले सिग्मा इंटरेक्शन हुआ, फिर 4p के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिससे स्टेबलाइज हुआ, वो स्टेबलाइज हुआ, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम हुए, डिक्रीज हुए, और फिर T2 पाई के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, और फिर ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो T2 स्टार है ना, इसका कैरेक्टर कंप्लीटली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इंटरेक्शन में सिग्मा इंटरेक्शन भी है और पाई इंटरेक्शन भी है। ये सिग्मा भी इंटरेक्ट करता है और ये पाई भी इंटरेक्ट करता है। इसी वजह से इसके कैरेक्टर को कंप्लीटली गवर्न करना, कंप्लीटली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के इंटरेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिग्मा टाइप के भी और पाई टाइप के भी। आ गया आपको ये समझ में? आपको ये बातें समझ में आ गई क्या? ये एमओ डायग्राम आपके दिलो दिमाग में छप गया क्या? ये एमओ डायग्राम आप बना लीजिए। इस एमओ डायग्राम को अब देखिए, होगा क्या, लिगेंड के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 एलजीओज हैं, 4 एलजीओज में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन की, इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की हो गई। और ऑक्सीजन के पास कितने थे? ऑक्सीजन के पास सर ऑक्साइड था, ऑक्साइड ये है सर। इसके 2p की चर्चा करूं तो सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हैं ये, तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, जिसमें 8 तो नीचे रह गए और 16 आपको ऊपर भरने हैं, 16 आपको यहाँ भरने हैं, यहाँ पर भरने हैं। तो इसके लिए आपको 16 भरने के लिए आपको 8 ऑर्बिटल चाहिए, और ये 8 ऑर्बिटल है। T1 के 3 ऑर्बिटल, T2 बॉन्डिंग के, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, T2 बॉन्डिंग के 3 ऑर्बिटल, और E पाई इंटरेक्शन के 2 ऑर्बिटल, 16 इलेक्ट्रॉन आप यहां भर देंगे। तो 4 ऑक्साइड के 24 इलेक्ट्रॉन आपने नीचे भर दिए हैं। अब ये क्या है, ये लिगेंड के बेहद करीब है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग BMOs ऑक्साइड के बेहद करीब है। तो ऑक्साइड का लिगेंड का कैरेक्टर इनमें ज्यादा है, और लिगेंड का कैरेक्टर इनमें ज्यादा है, तो ये लिगेंड के पास ज्यादा समय बिताएंगे, और अगर लिगेंड के पास ज्यादा समय बिताएंगे तो ये लिगेंड कैरेक्टर के होंगे, या फिर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लिगेंड की तरफ, ऑक्साइड की तरफ पोलराइज्ड होंगे। आगे पोलैरिटी भी समझा दी एमओडीज ने। और ऊपर अगर आप चर्चा करेंगे, यहां से जब आप चर्चा स्टार्ट करेंगे, तो ये वाले जो है, ये क्या है, ये दोनों ही मेटल सेंटर्ड है, मेटल लाइक है। इनमें मेटल के d ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर ज्यादा है, या फिर मेटल के p ऑर्बिटल के कैरेक्टर है, तो ये मेटल सेंटर्ड है, मेटल लाइक है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएंगे। आया आपको समझ में? और उससे ऊपर वो भी मेटल के बेहद पास है, एंटी बॉन्डिंग वाले भी मेटल लाइक हैं। ये आपको सारा समझ में आ गया? चलिए अब मैं इसकी फोटो इस तरह से बना देता हूँ, आप इसकी फोटो देख लीजिए। सबसे नीचे कौन है सर? सबसे नीचे है T2, उसके ऊपर कौन है सर? A1, उससे ऊपर कौन है सर? उससे ऊपर है E, उससे ऊपर कौन है सर? T2 पाई बॉन्डिंग, यही है। उससे ऊपर कौन है सर? T1 नॉन बॉन्डिंग, उससे ऊपर कौन है सर? उससे ऊपर E है, E उससे ऊपर कौन है सर? T2 स्टार है, और उससे मूपर A1 स्टार है, उससे ऊपर T1 स्टार, स्ट्रॉन्गली एंटी-बॉन्डिंग। ये हो गया खेल। यहां तक क्या हो जाएगा? यहां तक कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 3 6 8 8 4 12 24 इलेक्ट्रॉन, 24 लिगेंड इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। ये सब लिगेंड सेंटर्ड है और ये मेटल है
इसे आप डेल्टा टी बोलते हैं। ये क्या हो गए, ये हो गए लिगेंड सेंटर्ड, लिगेंड कैरेक्टर के हो गए ये ऑर्बिटल, ये जो बीएमओज हैं या फिर ये जो एमओज हैं ये लिगेंड कैरेक्टर के हैं और ये मेटल कैरेक्टर के हैं, तो बस हो गया खेल। मैंगनीज MnO4 नेगेटिव, कुछ नहीं करना, क्या करना है, सिंपल करना क्या करना है, सिंपल करना क्या है सर, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 सिस्टम है, मतलब ये खाली है, पूरा खाली पड़ा है, खाली। और अगर ये खाली है और ये भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं, तो बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा, एक बार यहाँ जाएगा जिसे आप 1 बोलते हैं, एक बार यहाँ जाएगा जिसे आप 2 बोलते हैं, एक बार यहाँ से उठेगा, यहाँ जाएगा जिसे आप 3 बोलते हैं, और एक बार यहाँ से उठेगा और वहाँ जाएगा जिसे आप 4 बोलते हैं। यही लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होंगे। और इसमें जो पहले वाला है, ये वाला जो है ना, ये दरअसल विजिबल में लाई करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है परमैंगनेट के कलर के लिए। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में आया क्या? आ गया समझ में आ गया क्या? गले उतर गई क्या बात? मेरी बातें गले उतर गई क्या? T1 पाई नेचर, नॉन बॉन्डिंग नेचर से E ऑफ मैंगनीज, ये जो होता है ये होता है 17,700 और यही कलर की वजह भी है, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा सर E से T2 स्टार भेज दूं, E से, अच्छा मैंने कहा से भेजा, हाँ T1 से T2 स्टार भेज दूं, ये कितना है? T1 से T2 स्टार भेज दूं 29,500। ओहो, ये कलर की वजह नहीं, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। और ऐसे ही आप T2 से T2 पाई बॉन्डिंग, यहाँ से आप E ले लीजिए और यहीं से T2 से T2 स्टार ले लीजिए, बन गई बात। ये 4 ट्रांजिशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और खेल हो गया, बन गया एमओ डायग्राम परमैंगनेट का। अगर आपको क्रोमेट का देखना, क्रोमेट का भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, एकदम ऐसे होगा, वो भी D0 सिस्टम है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे ही यही खेल होगा। आया आपको समझ में? ये था एमओ डायग्राम परमैंगनेट का, क्रोमेट का, D0 टाइप सिस्टम्स का। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा अगले क्लास में, जो मैंने बोला है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। TIP और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट, इनके क्या इफेक्ट होते हैं मैग्नेटिज्म में। ये जो एमओ डायग्राम है ना, ये दरअसल हेल्प करता है मैग्नेटिज्म समझने के लिए, TIP समझने के लिए। किसके? परमैंगनेट के, क्रोमेट्स के। इनमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म होती है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। कैसे होता है वो खेल, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से कैसे आती है मैग्नेटिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे, मानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जितना शेयर करना चाहते हैं करिए, खूब करिए और वायरल कर डालिए। जबरदस्त है, मैंने बहुत कमाल की बात बताई। मैंने आपको T2 स्टार का खेल ही बता दिया। T2 स्टार में तो मजा ही आ गया होगा आपको। T2 स्टार इसीलिए T2 स्टार का बहुत लोग बोलने से बचते हैं, डरते हैं, निकल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दोनों तरह की इंटरेक्शंस पार्टिसिपेट करती हैं। इसीलिए उसके कैरेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल है। आया आपको समझ में? आपको मजा ही आ गया होगा। तो दोस्तों, एमओ डायग्राम ये था परमैंगनेट का। चलिए चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक की, TIP की चर्चा करेंगे, सेकंड ऑर्डर रीमन इफेक्ट की चर्चा करेंगे, मैग्नेटिज्म की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।